नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह से पूछताछ आज होने जा रही है। ईडी के अधिकारी आज उनसे पूछताछ करेंगे। 3 और 4 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दरमियान कई अहम जानकारी मिली थी। 22 लाख से अधिक कैश भी बरामद हुए थे। अवैध खनन मामले में छापेमारी की गई थी, जिसमें 22 लाख से भी अधिक कैश बरामद किए गए और कई सारे ऐसे अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। कई सारी ऐसी जानकारियां हाथ लगी थी ईडी के, जिसके बाद अब ईडी आज पूछताछ करने जा रही है। आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह से पूछताछ होगी। संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कितने बजे से ये पूछताछ शुरू होने वाली है और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी, बता दें कि विनोद कुमार सिंह को ये सम्मन भेजा गया था, जो कि 4 जनवरी को उनके कार्यालय में छापेमारी हुई थी। वहीं 3 जनवरी को उनके आवास पर, रांची स्थित आवास पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद कई अहम साक्ष्य जो हैं, कई अहम दस्तावेज जो हैं, वो ईडी के हाथ लगे थे, जिसके बाद ये सम्मन जारी किया गया था और आज उन्हें ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिन के 11 बजे तक का वक्त जो है वो दिया गया है कि उस बीच में वो यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल विनोद कुमार सिंह जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही वो आज पहुंचेंगे उसके बाद उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि उनके जो मोबाइल फोन से भी कई अहम जानकारियां जो है वो ईडी अधिकारियों को मिली हैं, जिसमें कि कई अधिकारियों के साथ जो बातचीत है, जो चैट है, वो भी बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं ईडी को ये सूचना मिली थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा खेल जो झारखंड में चल रहा है, उसके पीछे जो है विनोद कुमार सिंह का हाथ था। तो इसे लेकर जो पूछताछ है वो शुरुआत होगी। वहीं पर साथ में अगर कहा जाए तो अवैध खनन से जुड़े हुए मामले को लेकर भी विनोद सिंह जो है वो रडार पर आए थे ईडी के, और इसी दरमियान उन पर छापेमारी की गई थी। तो फिलहाल विनोद कुमार सिंह के ईडी दफ्तर पहुंचने का इंतजार है और देखना होगा कि फिलहाल जब वो पहुंचते हैं तो किस तरह से ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ पाता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, लेकिन क्या इसके बाद और भी जो जिन घरों पर छापेमारी की गई थी, जिन जिन लोगों के ठिकाने पर, क्या उन लोगों को भी ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है? जी बिल्कुल, कहा जाए तो इससे पहले जो साहेबगंज जो उपायुक्त थे रामनिवास यादव, उन्हें भी समन किया गया था। हालांकि उन्होंने कैबिनेट के जो फैसले हैं उसका हवाला देते हुए वो यहाँ पर नहीं थे। और फिर अगर कल की बात की जाए तो जो 16 तारीख है, 16 जनवरी को जो अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू जो है, उनसे पूछताछ के लिए, जो कि मीडिया सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री के, उन्हें भी पूछताछ के लिए समन किया गया। तो इसके साथ ही जो कन्हैया खुडानिया हैं, जिनके आवास से 6 लाख रुपए और कहा जाए तो 30 बेनामी अकाउंट्स जो मिले थे, उनसे भी पूछताछ के लिए उन्हें भी 17 तारीख को तलब किया गया है। साथ ही बता दें कि इस बेनामी अकाउंट में जो 30 खाता धारक थे, उन खाता धारकों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तो कहा जा सकता है कि ये पूरा जो सप्ताह है, इस दरमियान ईडी के दफ्तर में गहमा गहमी जो है वो नजर आने वाली है। और इस मामले में न सिर्फ अवैध खनन, बल्कि कहा जाए तो दूसरे मामले को लेकर भी ये पूरा मामला जो है उसका दायरा बढ़ता हुआ नजर इस सप्ताह जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए ओम प्रकाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको जामताड़ा से बता दें, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिंदा पाथर के जगन्नाथपुर गांव से 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 2 पासबुक और एक राशन कार्ड के साथ ही 10,40,000 रुपए कैश बरामद किए गए। ये अपराधी एटीएम कार्ड बंद होने, आधार कार्ड को लिंक करने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे और फिर उनसे बैंक डिटेल्स लेकर साइबर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में से एक जितेन गोराई इससे पहले 2018 में साइबर क्राइम में भी ये जेल जा चुका है। और उसी क्रम में इन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि एटीएम बंद हो जाने के नाम पर, ब्लॉक करने के नाम पर ये लोगों को ठगी करते थे और उसी क्रम में ये जो पैसा उगाही करते थे और पैसा विभिन्न माध्यमों से ये एटीएम से निकालकर अलग अलग माध्यम से ये अपने घर में इन्होंने स्टॉक करके पैसा रखा हुआ था। और इन्होंने जो अन्य अपराध कर्मी है, जो इनके स्टॉकिस्ट हैं, उनका भी हम लोगों ने अपराध स्वीकारोक्ति में बयान ले रहे हैं कि किस माध्यम से किसके खाते में पैसा आता है। उस संबंध में भी अलग से हम लोग
अनुसंधान जारी रहेगा और अन्य अपराध कर्मियों की भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। झारखंड में साइबर ठगों का आतंक लगातार जारी है। 8,674 बैंक खाते का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी अब तक करोड़ों की ठगी कर चुके हैं, जिसे लेकर सीआईडी गंभीर हो गई है। इन 8,500 से अधिक बैंक खातों की सूची की समीक्षा के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा देवघर में साइबर अपराधियों के बैंक खाते मिले हैं। सीआईडी प्रतिबिंब ऐप के जरिए इन ठगों को पकड़ने में जुटी हुई है। प्रतिबिंब ऐप की बात करें तो इसकी मदद से अब तक साइबर सेल ने 470 अपराधी गिरफ्तार किए हैं, 110 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। साथ ही 1500 सिम कार्ड को 7 लाखों की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया I4C के साथ मिलकर के फर्स्ट फेज में, जिसको हमने प्रतिबिंब ऐप का नाम दिया। उसमें हमने ये सारे नंबरों को मैप पे प्रोजेक्ट करके उनको पकड़ना शुरू किया और हमें उससे अप्रत्याशित सफलता मिली है। झारखंड में हमने करीब 470 लोग अरेस्ट किए हैं, करीब 110 एफआईआर किए हैं, करीब 1500 सिम कार्ड बरामद किए हैं और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, बहुत सारी संपत्ति, लाखों लाख रुपए की संपत्तियाँ हम लोगों ने जब्त की हैं। तो ये तो पहला फेज था। अभी हम इस साइबर क्राइम के अपराध का दूसरा फेज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, पूरे देश में एक सिस्टम है 1930 का, जिसमें अगर कोई व्यक्ति के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो उस पर रिपोर्ट कर सकता है और जिस अकाउंट में उसका पैसा जा रहा है तो वो अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां भदारी नगर के चिकौर गांव में खुशी सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में खुशी के भाई ने अपने पिता और सौतेली मां पर बहन की हत्या का आरोप लगाया है। इसे लेकर यशवंत और गांव के लोग भदारी नगर थाने पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेन गेट का घेराव किया है। लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी पिता और मां को हिरासत में ले लिया है। दरअसल खुशी के खाते में 12 लाख रुपए जमा थे, जिसे निकालने का दबाव पिता और सौतेली मां की ओर से दिया जाता था। इसी के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरी बहन का हत्या हुआ है और उसे फांसी का नाम दिया जा रहा है उसको। अच्छा। और हम आवेदन दे चुके हैं, 3 दिन हो गया है, थाना में कुछ नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है थाना, ना हमें कुछ दिया है अभी तक, पेपर वगैरह सारा कुछ नहीं दिया है। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने थाना घेराव किया है। मृतक का कौन है? भाई हैं। और रुक करते हैं बड़ी खबर की। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हेवी ब्लास्टिंग के बाद तनाव हो गया है। सिजुआ के मोदीडी कोलियरी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां सीआईएसएफ ने ग्रामीणों पर पिस्टल तान दी है। जवानों और ग्रामीणों में तीखी नोक झोंक भी हुई है। जवान के पिस्टल दिखाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ब्लास्टिंग में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। और उसके बाद देखिए सीआईएसएफ के जवान और ग्रामीणों के बीच फिर तीखी नोकझोंक हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। इसमें ये दावा किया जा रहा है सीआईएसएफ के जो वहां पर जवान मौजूद थे, उन्होंने ग्रामीणों के ऊपर पिस्टल तान दी है। सिजुआ के मोदीडी कोलियरी का ये मामला बताया जा रहा है। सीआईएसएफ ने ग्रामीणों पर पिस्टल भी तानी। जवानों और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक की खबर है। जवान के पिस्टल दिखाने का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान और ग्रामीण दोनों के बीच में तीखी बहस भी हो रही है। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हेवी ब्लास्टिंग के बाद तनाव बना हुआ है। हमारे साथ धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या है पूरा मामला? कल जो रविवार को हेवी ब्लास्टिंग हुई थी, आउटसोर्सिंग कंपनियां ज्यादातर जो है तो डीजीएमएस के जो रूल होते हैं उसको फॉलो नहीं करते और हमेशा से हेवी ब्लास्टिंग करते हैं। और यही कारण है कि जब हेवी ब्लास्टिंग कल हुई तो समीप में जो वहाँ 22-12 तितुरमुड़ी बस्ती है, वहां पर वो पत्थर उड़ के पहुंच गए और कई घर क्षतिग्रस्त हुए। उस घटना में कई लोग बाल बचे, कई वाहने भी क्षतिग्रस्त हुई, कार भी क्षतिग्रस्त। और जब इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण परियोजना के स्थल पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद सीआईएसएफ जवान जो है इन लोगों को पिस्टल तान दिए। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ग्रामीणों को क्षति होती है और उसके बाद जब वो
अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए ग्रामीण परियोजना स्थल पहुंचते हैं, वहां बताने पहुंचते हैं कि आप जो हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं उससे हमें क्षति हो रही है, इसको आप कम रेंज में ब्लास्टिंग करें। लेकिन ग्रामीणों के विरोध को दबाने के लिए सीआईएसएफ जो जवान है वहां जो सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ रहते हैं वो पिस्टल तान देते हैं। इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, कंपनी के काम को फिलहाल बंद कर दिया है। बिल्कुल संजय, वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें सीआईएसएफ के जवान के हाथ में पिस्टल भी नजर आ रहा है और वो बहस भी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए संजय कि फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या है, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन निकल पाया अब तक? फिलहाल तो कंपनी का काम ग्रामीणों ने बाधित कर रखा। उनका कहना है कि जब तक कोई लिखित समझौता नहीं होता कि हेवी ब्लास्टिंग को वो नहीं करेंगे तब तक इस कंपनी को बाधित रखेंगे। और साथ ही साथ ग्रामीणों कहा है कि बीसीसीएल जो बार बार ये वादा करती है कि उन लोगों को विस्थापित करके दूसरे जगह सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, तो उसको भी पहल लाए, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं होने से हादसे होने की स्थिति बनी रहती है। और कल की जो घटना है इसमें कई ग्रामीण और बच्चे बचे हैं। हालांकि आर्थिक क्षति हुई है लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियां इसी तरह नियमों को छोड़कर इस तरह की हेवी ब्लास्टिंग करेंगे तो एक बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। संजय, हमेशा ये देखने को मिलता है, हर बार ये खबर आती है कि हेवी ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग कंप्लेन भी करते हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन आखिर क्यों नहीं निकल पाया है? कहां चूक रह जा रही है? ये जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्योंकि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है तो जो दस्तावेजों की कमी होती है और बीसीसीएल को ग्रामीण बार बार अपना दस्तावेज देते हैं, लेकिन बीसीसीएल जब इस तरह की घटनाएं होती है तो रेस होती है, जब ब्लास्टिंग होती है या फिर भूदतान की घटना होती है। चलिए संजय, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा में शामिल होने झारखंड कांग्रेस के कई नेता इम्फाल में मौजूद रहे, जिसमें आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, सुबोध कांत सहाय, दीपिका पांडे सिंह सहित कई नेता शामिल रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा बताया है और दावा किया है कि कांग्रेस ने इतने दिनों तक देश की जनता के साथ जो अन्याय किया है उसे छिपाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा का फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। ये सारा जो है अपने अन्याय को छिपाने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन झारखंड वीरों की भूमि रही है, वो अपना हित जानती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जितने जगह यात्रा किए हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछले चुनाव में जितने जगह इन्होंने यात्रा की है 99% सीटें वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो भारत में जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो मोदी जी की परिकल्पना है उसके बड़े सूत्रधार राहुल गांधी जी हैं। गुमला के लिए आज का दिन काफी खास है। पीएम जन मन कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी आज बिशुनपुर प्रखंड के आदिम जनजाति परिवार की 5 महिलाओं से बात करेंगे। इस दौरान उनकी जीवन शैली के साथ ही जन मन समेत दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया है उस पर जानकारी ली जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इसमें शामिल होंगे और लाभार्थियों के बीच संपत्ति का वितरण भी करेंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत। आज का दिन गुमला जिला के लिए खास है, खास हो भी क्यों, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन योजना के तहत जो यहाँ के आदिम जनजाति के जो परिवार है लाभुकों से सीधा मुखातिब होंगे, सीधा संवाद करेंगे। उसको लेकर के इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के बिशनपुर में। देख सकते हैं यहाँ पे बड़े मंच का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें स्टॉल लगाया गया है। स्टॉल में अलग अलग जो है उसके साथ ही यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उनका कार्यक्रम स्टार्ट होगा और वो जो है आदिम जनजाति की महिलाओं के साथ में सीधा संवाद करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में जो यहाँ पे पहाड़ों में जीवन बसर गुजर करने वाली जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार अपनी जो जीवन है उसको करती है और जो सरकार के द्वारा में जो उनको सुविधाएं दी जा रही है वो उनको मिल पाती है कि नहीं। कार्यक्रम को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको लेकर के भी जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह एक्टिव है। चप्पे चप्पे पर जवानों को लगाया गया है और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य रूप से शामिल होंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खबर देवघर से है, जहां वैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के पंडा धर्म रक्षणी सभा के लिए 6 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। वहीं रविवार देर रात चुनाव के बाद नतीजे भी घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सुरेश भारद्वाज पर एक बार फिर लोगों ने भरोसा जताया है।
वहीं महामंत्री के रूप में निर्मल झा को चुना गया, जबकि मंत्री पद पर अरुणा नंद झा, उपाध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर खवाड़े, संजय मिश्रा और त्रिलोकी पांडे को जीत हासिल हुई है। जीत के बाद महामंत्री निर्मल झा ने कहा कि वे लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि ना तो कोई जीते हैं ना तो कोई हारे हैं, बस परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार की कि वृक्ष में पुराने पत्ते झड़ के फिर नए पत्ते आते हैं, बस वैसा ही समझ लीजिए कि बस वही है, समाज वही रहेगा। बिना किसी भेदभाव के सबों को साथ लेकर चलने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। सारे जो भी समाज में हैं, चाहे जो आज जीते चाहे जो आज हारे, सबों को एक मंच पे और एक स्वर के साथ नौका चलना, यही हमारी प्राथमिकता है। और मकर संक्रांति पर पश्चिमी सिंहभूम के प्रसिद्ध राम तीर्थ धाम में हजारों श्रद्धालु वैतरणी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं और मकर संक्रांति के मौके पर पवित्र स्नान कर प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। बोकारो में भी दामोदर नदी के तट पर लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाकर पूरे परिवार की सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस दौरान तिल सहित दूसरी वस्तुओं का दान भी किया जा रहा है। इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति का दिन है, आज देव नहान है, आज दान स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भगवान का गुण गाने का दिन है। भगवान से ही मांगे कि मेरा घर परिवार सब शांतिपूर्वक रहे और सबका मनोकामना जो अपना अपना इच्छा है, सबका पढ़े लिखे बाल बच्चा लोग सब खुशहाल रहे। मकर संक्रांति के मौके पर हजारीबाग के बरकट्ठा में एशिया के सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से दाद, खुजली सहित 36 प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यहां 15 दिन के मेले का भी आयोजन होता है। हालांकि झारखंड का ये अहम स्थल सरकारी उदासीनता की वजह से पर्यटन स्थल होने से वंचित है। जो सुन रखे हैं वो ये है कि यहाँ का जो गर्म पानी है वो विश्व विख्यात है। इससे ज्यादा गर्म पानी पूरे एशिया में कहीं नहीं होता है। यहाँ का जो सूरजकुंड गर्म पानी निकलता है वो एशिया में कहीं इससे ज्यादा गर्म पानी नहीं निकलता। इसके बारे में सुन रखे हैं और ये विश्व विख्यात मेला यहाँ पे लगता है, जो अभी आज से अन्नपूर्णा मैडम ने उद्घाटन किया। सनातन की ये महानता है कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े श्रद्धालु इस मेला में उपस्थित हैं। आप देख